हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मृत्यु से गले लगकर लौटना क्या होता है? बाल बाल बचना। गुरुजी, निश्चित मृत्यु को जीवन से मात देना। तो जब ऐसा होता है तब क्या साक्षात मृत्यु खड़ी दिखती है? शायद कभी कभार मृत घोषित करने के बाद भी लोग जीवित हुए हैं, ये किए गए हैं। ऐसा होना एक इशारा होता है कि आपका समय अभी तक आया नहीं है। अंदर की आंख जाग जाए तो जीते जी मौत देख सकते हैं। कैसे गुरुजी? जीवन कैसे जीना है हमारे हाथ में होता है। हम देख सकते हैं हमारी जिंदगी को, ये कैसे देख सकते हैं कि मौत कैसे और कब आएगी? देखो, जीवन एक यात्रा है जिसका अंतिम पड़ाव है मृत्यु। लेकिन गुरुजी, ये अंतिम पड़ाव नजर नहीं ना आता कभी। हमारे अंदर की आंख जगाई जाए तो जैसे स्पष्ट जीवन दिखता है वैसे ही स्पष्ट मृत्यु दिख सकती है, वो खड़ी आंखों के बिल्कुल सामने। मुरारी के एक घर में मिली 10 लाशों का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। क्या ये एक सामूहिक आत्महत्या की संधि थी या किसी भयंकर हत्या की साजिश? उड़ती खबरें तो कई हैं, पर इनमें से एक भी इस बात का अंदेशा नहीं देती कि किसी ने इस घर में घुसकर इन 10 लोगों के परिवार का सफाया किया। पर एक एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ हमारे न्यूज चैनल F24 को मिली कि इन 10 मौतों के पीछे किसी तंत्र विधि, किसी किस्म की नरबली की संभावना हो सकती है। घर के दाहिनी तरफ पूजा घर के बाहर की दीवार पर 10 विचित्र तरह की ड्राइंग्स बनाई गई और हर ड्राइंग पर एक कील ठोकी गई। हाथ से बनी 10 तस्वीरें और घर में हुई 10 मौतें। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई भी नहीं जिसने किसी को इस घर में आते हुए देखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कांड किसी पारिवारिक दुश्मनी या किसी मसले। गुड इवनिंग सर। फिरोज, F24 न्यूज चैनल लगाओ। एक सवाल सभी कर रहे हैं कि क्या ये परिवार किसी तांत्रिक से सलाह मशवरा कर रहा था? क्या किसी बाबा के उकसावे के चलते इन 10 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की? कई लोगों का मानना है कि वो जो 10 तस्वीरें घर के बाहर बनाई गई थी वो किसी बुरी ताकत को दूर करने की गई थी। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। फिलहाल इस डायरी की डिटेल्स नहीं आए हमारे पास, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये डायरी इन मौतों पर रोशनी जरूर डालेगी। हाँ सर, हमारे केस से जुड़ा मामला लगता है। हाँ फिरोज, मुझे भी यही लगा। जिस तरह से लाशें मिली हैं इस केस में, क्या कोई कड़ी कॉमन है हमारे केस में और इस मुरारी केस में? कानपुर, उत्तर प्रदेश। 61 वर्षीय तांत्रिक फूलचंद वर्मा अपने घर में रहस्यमय हालात में मरा हुआ पाया गया। इस केस ने हमें झकझोर के रख दिया था। हम ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे कि ये एक आत्महत्या का केस था या फिर हत्या का। और अब ये 10 लोगों के परिवार की मौत वाला केस हमारे सामने आया था, जिसके चलते हम तांत्रिक फूलचंद वर्मा के केस को एक नई नजर से देखने लगे। क्या ये दोनों केसेस आपस में किसी भी तरह से जुड़े थे? 13 सितंबर 2017 को हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था। फूलचंद वर्मा की मौत की खबर दी गई थी। शुरुआत से ही फूलचंद वर्मा की मौत रहस्यमय लग रही थी। तो मंजू, तुमने देखा लाश को सबसे पहले? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता साहब। जो पता है वो बताओ। साहब, रोज की तरह हम 8 बजे काम पर आए। कौन है? गुरुजी है मंजू। मंजू वो जॉब कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। 10 मिनट बाद आना। हम 2 मिनट रुके साहब, सोचे कि जाके ठेले पे चाय पी कर आते हैं साहब।
जब लौट कर देखे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हम रोज़ की तरह झाड़ू लगाते लगाते जब गुरुजी के पूजा वाले कमरे तक पहुँचे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। हमें भी फूलचंद वर्मा के कमरे से एक डायरी मिली थी। एक डायरी जिसमें काफी कुछ लिखा गया था, जीवन और मृत्यु के बारे में। वो दो लोग कौन थे जिन्हें तुमने यहाँ से जाते हुए देखा? हमें नहीं पता साहब, लेकिन देखने में बाबा लोग लग रहे थे। उन दोनों को पहले भी कभी देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, और साहब देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा साहब। सब बाबा लोग एक ही जैसे दिखते हैं साहब, और गुरुजी से मिलने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं साहब। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है साहब, बस हम अपना काम 2 घंटे में करके यहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी के यहाँ घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, हम अपना काम खत्म करके 10 सवा 10 बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तब उनके 2 चेले नितिन जी और मनीष जी आते हैं, गुरुजी के पास तंत्र मंत्र सीखते थे। तो और कोई नहीं है फूलचंद जी का? हैं साहब, उनके एक बड़े भैया हैं, यहीं कहीं कानपुर में रहते हैं। और बीवी बच्चे? थे, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखी नहीं। सर, तंत्र मंत्र की सामग्री के अलावा ये एक डायरी मिली है, और ये फोन शायद फूलचंद जी का ही है। फूलचंद जी के भाई का नंबर है? नहीं है साहब। उनके दोनों चेले नितिन और मनीष, उनमें से किसी का नंबर? नहीं साहब। फिर उस फोन में चेक करो, बड़े भाई का नंबर या दोनों चेलों में से किसी एक का नंबर तो होगा ही होगा। नौकरानी मंजू बता रही थी कि उसने 2 बाबा लोगों को निकलते हुए देखा था घर से बाहर सुबह। आप लोगों ने भी सिर्फ किसी ने देखा? नहीं साहब, हम तो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। मंजू ने बताया कि फूलचंद जी का परिवार है कहीं, आप जानते हैं उन्हें? अच्छी तरह से जानते हैं साहब, यहीं रहता था। लेकिन 10 साल पहले फूलचंद जी और उनकी पत्नी का तलाक हो गया था, और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। और कोई जानता है फूलचंद जी के बारे में? कोई उनका दोस्त, रिश्तेदार वगैरह? वो उनके बड़े भाई हैं ना रघुवीर जी, उनको पता होगा। हाँ जी, हम रघुवीर वर्मा बात कर रहे हैं। फूलचंद जी के बड़े भाई? जी हाँ, बात क्या है? फूलचंद जी का देहांत हो गया है, शायद मर्डर हुआ है। मर्डर? फूलचंद का? हमें लगता तो ऐसा ही है, पर अभी क्लियर नहीं है। फूलचंद जी की लाश लटकी हुई पाई गई है। आप गिरधर नगर थाने आ जाइए। ठीक है। उस वक्त हमें नहीं पता था फूलचंद वर्मा का मर्डर हुआ था या कुछ और था। अगर ये सुसाइड है तो बहुत अजीब सुसाइड है, और अगर ये मर्डर है तो इसे सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई है। दोनों संभावनाओं के एंगल्स दीजिए डॉक्टर अवस्थी। ये देखो, फर्स्टली कपड़ा मुंह में ठूसा गया है। सुसाइड है तो कोई खुद ऐसा क्यों करेगा? शायद डर के मारे कि कहीं खुद चिल्ला ना दे, चीख ना दे आखिरी पलों में। आमतौर पर इस तरह के सुसाइड केसेस में एक कुर्सी या स्टूल जरूर मिलता है, जिसमें खड़े होकर विक्टिम ने खुद को लटकाया होता है, कुर्सी को लात मारी होती है। जनरली कुर्सी 1 या 1.5 फुट दूर मिलती है लाश। हमारे केस में भी एक कुर्सी मिली है, लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर। इसीलिए मैंने कहा कि मर्डर भी हो सकता है। आपके फाइंडिंग्स क्या हैं? इसके दाहिने हाथ पर उंगलियों और नाखूनों के निशान पाए गए, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ा हो, और वो भी हाथ के पीछे ले जाकर। इधर आओ, ऐसे। सेम मार्क्स इसके बाएं हाथ पे भी दिखते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अवस्थी, आप मुझे किसी एक एंगल की तरफ ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। मर्डर या सुसाइड? मैं आपको वही सिग्नल दे रहा हूं जो मुझे बॉडी दे रही है। बाकी आपकी इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी दुनिया और इसके आसपास के लोग क्या कहते हैं। पूजा कर रहा था और किसी ने उसे मार डाला? ऐसा लगता है रघुवीर जी।
ये आपके छोटे भाई फूलचंद जी तांत्रिक थे हमेशा से? बना, धीरे धीरे बना। क्या काम करते थे पहले? अच्छी खासी नौकरी थी उसकी। रंजीत लेदर वर्क्स में जनरल मैनेजर था वो। सुना फैमिली थी? संध्या उसकी पत्नी, तलाक के बाद वो यहीं कानपुर में ही रहती है और उनका बेटा राजेश बेंगलुरु में जॉब करता है और बेटी लक्ष्मी शायद मुंबई में सेटल्ड है। आपका छोटा भाई सामान्य गृहस्थ आदमी तांत्रिक कैसे बना? पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी। मनीष, नितिन, काम वाली को तो जानती होगे तुम दोनों? मंजू। हाँ, मंजू ने हमें बताया कि जब उसने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी ने उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहा। जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। ये सुबह 8 बजे की क्या पूजा होगी? शुद्धिकरण, बुरी ताकतों को भगाने वाली पूजा। हम रोज गुरुजी के पास ठीक 10 बजे पहुंच जाते, जैसे कि आज भी हम वही टाइम पे पहुंचे। मैडम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ऐसे छोड़कर हमें अचानक चले गए। छोड़ के चले गए? मनीष, मर्डर हुआ है फूलचंद जी का। हाँ हाँ, वही। ये जो शुद्धिकरण की पूजा थी, ये फूलचंद जी किसके लिए कर रहे थे? मंजू का कहना है कि उसने बाहर 2 लोगों को जाते हुए देखा जो बाबा या तांत्रिक टाइप के लग रहे थे। और मंजू ने यह भी कहा कि जब वो वापस आई तब दरवाजा पहले से खुला था, पर रोज सुबह जब वो डोरबेल बजाती थी तब फूलचंद जी खुद दरवाजा खोलने आते थे ना? मैडम, गुरुजी से पूजा करवाने कई लोग आते थे। कई बार बाबा लोग और अलग अलग तांत्रिक लोग ही गुरुजी से मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आते थे। इस सुबह किस चीज के लिए पूजा हो रही थी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्डर तो पूजा के दौरान या पूजा के तुरंत बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर की प्लानिंग पहले से हुई होगी। कोई तुम्हारे गुरुजी को क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या था? मनीष, नितिन, मंजू के अनुसार उसने बाबा टाइप के लोगों को बाहर देखा। कहीं ये कोई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी तुम्हारे गुरुजी की? प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? संध्या, फूलचंद की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस कह रही है कि उसकी लाश घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। मर्डर है या सुसाइड, कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, राजेश और लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा नहीं रहे, पुलिस कैसे? कह रहे हैं कि मर्डर या सुसाइड हो सकता है। हेलो लक्ष्मी? हाँ माँ। बेटा, राजेश और तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम करते हैं राजेश भैया से बात। तेजस, वो पापा की डेथ हो गई। व्हाट? लक्ष्मी, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जबरदस्त वर्कलोड है। संडे को भी काम कर रहे हैं। तुम जा सकती हो तो जाओ। हमारे लिए छुट्टी लेना इम्पॉसिबल है इस वक्त। वैसे भी लक्ष्मी, हमें पापा से मिले या बात किए हुए कई साल हो गए। हम कौन सा टच में थे उनके भैया? हम तो सिर्फ मम्मी के लिए कह रहे थे, एक दिन के लिए आ जाते। छोड़ो ना लक्ष्मी, जीते जी उन्होंने कभी केयर नहीं की। अब क्या है फालतू का ड्रामा? वैसे जाना तो मम्मी को भी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों देखो, हम तो नहीं आ रहे। फूलचंद की तलाकशुदा पत्नी संध्या और बेटी लक्ष्मी से हमें सुनने को मिलने वाली थी एक कहानी, एक तनाव भरे परिवार की कहानी जो समय के साथ बिखरती गई थी। आज स्पीकर नहीं आया? आप ताना मारना है? खाते वक्त नहीं। संध्या ने हमें बताया फूलचंद के गुस्से और हिंसक स्वभाव के बारे में और किस तरह वो आए दिन संध्या पर हाथ उठाते। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। लक्ष्मी से पता चला कि उसके और उसके भाई राजेश द्वारा समझाने की हर कोशिश के बावजूद फूलचंद अपने गुस्से और हिंसक बर्ताव से बाज नहीं आया। वो दोनों उसे कभी समझ ही नहीं पाए। हम बिल्कुल नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे, हम चले जाएंगे। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? संध्या के पास तलाक के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा था।
और वो बच्चों के साथ फूलचंद से पूरी तरह अलग हो गई। काहे का तंत्र मंत्र, काहे की शुद्धिकरण और काहे की शक्तियां, जो आदमी अपने घर के गृहण को कभी ठीक ना कर सका, कभी सुधार ना सका। क्या वो तब भी तंत्र विद्या का अभ्यास करते थे? हमको कुछ नहीं पता वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। खाली हमको इतना पता है कि वो गुस्से में आके हमको पीटा करते थे। वो कब बाबा बन गए, कब लोगों की नजर में गुरुजी बन गए, हमको कुछ नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ वो बुरी शादी का एक आधा हिस्सा थे। रिश्ता तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो आधा हिस्सा भी मिट गया। ये कैसे हुआ, मर्डर या सुसाइड, हमको नहीं पता और ना ही पता करना है। हमने फूलचंद जी का नाम तो सुना है, परंतु यह कभी नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति साक्षात अपने मृत्यु को देख सकता है। यदि फूलचंद जी ऐसा कह रहे थे तो हमें तो सिर्फ यह ढोंग लगता है। अच्छा, उनकी नौकरानी बता रही थी कि उसने 2 बाबाओं को उनके घर से जाते हुए देखा था। कोई आइडिया है कि कौन हो सकते हैं वो दोनों? हमने सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं से पूछताछ की। कोई भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि नौकरानी मंजू कनौजिया ने जिन 2 बाबाओं को कत्ल की सुबह फूलचंद के घर से निकलते देखा था वो कौन हो सकते थे। हमने फूलचंद वर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए उन सभी लोगों से कांटेक्ट किया जो उसके पास सलाह मशवरा और उपायों के लिए आते थे। नितिन और मनीष, फूलचंद के शिष्यों ने भी एक भक्तों की सूची बनाई जो फूलचंद के दर्शन के लिए बराबर आया करते थे। हमें इन लोगों में उस शख्स को ढूंढना था जिसके पास फूलचंद की हत्या करने का कोई कारण था। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं केस को सुसाइड केस करार देकर क्लोज करना जल्दबाजी हो जाता, पर इसके पहले कि हम ऐसा सोचते भी, हमें केस हत्या का होने का एक ठोस एंगल मिल गया। एक नहीं, दरअसल 2 एंगल। मैडम जी, आप इस शिवनगर के रहने वाले कपिल सिंह से पूछताछ कीजिए ना। क्यों मनीष, तुम्हें इस पर शक क्यों है? मैडम, ये 2 महीने पहले तक गुरुजी के पास बार बार आया करता था। फिर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ, हुआ ना मैडम। और हम अंतिम संस्कार के वक्त देखें, उस कपिल सिंह के चेहरे पर सुकून था। ऐसा भी क्या हुआ था इस कपिल और तुम्हारे गुरुजी के बीच में? मैडम, वो इस कपिल का बेटा विवेक, विवेक बेटा क्या हुआ? विवेक, विवेक बेटा खड़ा हो। ये लीजिए, ये लीजिए। उठ जा बाबू। पापा मसला। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? अस्पताल जवाब दे चुका था। आपने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा। आप जो जो कहे गुरुजी वो सब हम किए, लेकिन आपकी अंतर्यामी नजर मेरे बच्चे की मौत को नहीं देख पाई। क्यों? कपिल, कह के साथ चिता चला के आ रहे हैं हम हमारे बच्चे की, मालूम है आपको? कपिल, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। अगर हम तुमसे कहते कि कपिल तुम्हारा बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है, तो क्या तुम स्वीकार कर पाते? तुम्हारी पत्नी सहन कर पाती? अरे लेकिन क्यों कहते आप ऐसा? क्यों कहते? लोग आपके पास उपाय मांगने आते हैं। मैंने अपने बच्चे की जिंदगी मांगी थी तुमसे, वो तुम नहीं दे पाए। हमने प्रयत्न नहीं किया, बहुत किया, परंतु मौत बेटा सबको आती है। जब आनी होती है, इसे स्वीकार करना होता है। अरे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम धोखा किए हो हमारे साथ, धोखा। और तुझे भी पाखंडी ऐसी मौत आएगी कि तू सोच भी नहीं सकता है। हट। गुरुजी, कपिल तो दुख के मारे बावला सा हो गया। हम सभी बावले हैं नितिन, हम सभी दुख के सिकंजे में हैं, जीवन में भी और मृत्यु में भी। हमने अपने गुरु से यही सीखा है। उन्होंने तो हमें देखते ही हमारे अंदर के दुख को भांप लिया था। हमारी पत्नी और हमारे बच्चों का हमें छोड़कर चले जाने का दुख
हमारी आत्मा को घोट रहा था। हम टूट रहे थे, बिखर रहे थे, और हमारी पीड़ा हमारे गुरु ने हमारे चेहरे पर पढ़ दी। बहुत परेशान लग रहे हो। घाव भी ताजा है और गहरा भी, मानो दर्द का कुआं है ये घाव। तुम्हारे भीतर है ना ये घाव। हाँ, तुम इसी दर्द के कुएं में जियोगे, इसी में मरोगे, पर तुम्हारी परेशानियां मरने का नाम नहीं ले रही है। यही परेशानी है ना तुम्हारी। आदत है मनुष्य की, अपनी परेशानियों को ही अपना जीवन बना देता है। फिर अपेक्षा करता है कि परेशानियां समाप्त हो जाएं। कैसे होंगी? परेशानियों को हम अपने आप से लिपटा के जो रखते हैं, फिर सोचते हैं अब केवल मृत्यु ही है जो इन परेशानियों से मुक्ति देगी। सच कह रहे हैं बाबा, हमारा तो हर दूसरे दिन मन करता है कि मर जाए, छूट जाए। ऐसा सोचने वाले केवल तुम ही नहीं हो। और फिर मृत्यु कोई इच्छा तो है नहीं जो पूरी होती है या नहीं होती है। मृत्यु तो एक सत्य है, एक मंजिल है जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। अब वहां की गाड़ी या जहाज तुम्हारे कब आएंगे ये तो कोई नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं कि हम अपने दुख के साथ कब तक जिएंगे? कितना जीना चाहते हो अपने दुखों के साथ? साल बोलो। और एक सेकंड नहीं, हम तो इस यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। हमें मृत्यु चाहिए। मृत्यु चाहिए तो ध्यान लगाकर एक समय तय करो जब तुम्हें जाना है, जा सकोगे। यह शक्ति हम सब में है। अगली बार जब तुम यहां आओगे हम तुम्हें नहीं मिलेंगे इस संसार में। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? कह नहीं रहे, देख रहे हैं अपनी मृत्यु को। हमारे गुरु ने सारी विद्या, सारी हिम्मत हमें दे दी थी, और जब अगले दिन हम उनके दर्शन और सेवा के लिए पहुंचे तो वो जा चुके थे। अरे बाप रे, मतलब एक दिन पहले बोले और दूसरे दिन चल बसे। हाँ गुरुजी, उन्होंने अपनी मृत्यु देखी? वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई आभास उन्हें हुआ अवश्य था। विष्णु, ये जो तुम्हारा मुरारी वाला केस है, हाँ ये 10 लोगों की मौत वाला, ये मुझे हमारे यहाँ सितंबर 2017 में रजिस्टर हुए केस की याद दिला रहा है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे केस में कुछ लगा क्या? नहीं राजपूत, अभी नहीं। हालांकि रोज नई कहानियां, नए एंगल्स उभर आते हैं। बेसिकली हम पोस्टमार्टम की राह देख रहे हैं ताकि डिटेल रिपोर्ट साथ लगे। मेरे पूरे करियर में इतना रहस्यमय केस मैंने कभी नहीं देखा है। बौखला गया हूं मैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा मुरारी वाला जो केस है वो तुम्हारे सितंबर 2017 वाले केस से जुड़ा हुआ है? पता नहीं विष्णु, विक्टिम फूलचंद वर्मा का मर्डर हुए होने के 2 एंगल्स मिले थे, पर पता नहीं, अभी मैं सोच रहा हूं कि वो मर्डर था या सुसाइड, या फिर अजीब सा सुसाइड। और तुम्हें लगता है कि हमारा जो केस है वो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? शायद, पर साथ साथ मुझे यह भी लग रहा है कि शायद हमारा केस मर्डर केस ही है, जैसा कि हमें उस वक्त लगा था। बेटी का हाथ हो सकता है, मुंबई वाली लक्ष्मी। सर, उसकी मां संध्या ने आपको बताया नहीं कि ये लक्ष्मी 11 से 13 सितंबर यहीं कानपुर में थी? क्या? इस बंदी की पूरी कुंडली मंगाई है मैंने मुंबई से। ये लक्ष्मी और उसके पति तेजस का पर्चा चिट्ठा ये है कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़कर इंटरनेट पे एक वो खोला है, वो बोलते हैं ना, वो पोर्टल खोला है, पोर्टल। कोई पैसा वैसा लगाया था क्या उन्होंने? कोई लोन वोन, कोई नुकसान? एक बंदा उनके साथ काम कर रहा था, वो बोला धंधा फुलटू मंदा है, घाटे में है दोनों। लक्ष्मी, कैश फ्लो माइनस में गया है, पोर्टल आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन पापा से मतलब तुम जो कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है तेजस। तुम एक बार राजेश से बात करोगी? लक्ष्मी, लास्ट टाइम जब हम उनसे बात किए एज यूजुअल जिंदगी की मोह माया पर लेक्चर शुरू कर दिए। वो क्या हेल्प करेंगे? अरे बच्चे हैं हम उनके, कुछ तो फीलिंग होगी ना हमारे लिए। फीलिंग्स तो दूर की बात है, अगर उनमें रत्ती भर भी जिम्मेदारी होती ना
तो वो ऐसे नहीं होते जैसे हैं या हो गए हैं। तुम ही ट्राई करो, देखो क्या कहते हैं। वैसे अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जरूर देते, पर तुम जानती हो है नहीं। ऑल द बेस्ट। सर, ये फूलचंद जी जहाँ रहते थे और जहाँ मरे, उस कोठी को लेकर मसला हो सकता है। पर कोठी तो छोटी सी है। पर सर कहाँ है ये तो देखिए, सोने की खदान में। आसपास हाई क्लास इलाका बन रहा है। मार्केट रेट के हिसाब से जाएं तो 45-50 लाख तो कहीं नहीं गए। लेकिन इस लक्ष्मी ने तो हमसे कहा है कि वो सालों से अपने फादर से मिली भी नहीं है। सुकून तो मिला मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा। कलेजे में ठंडक पड़ गई उसका मरा हुआ मुंह देख के। यही देखने तो गए थे वहां पे, उनके अंतिम दर्शन को थोड़ी गए थे। हमें लगा किस्मत ने हमारा बदला ले लिया है। पूरा नाम क्या है इस किस्मत का? नंबर 2, कितने की सुपारी दी थी? एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पूजा के बहाने गए थे ना फूलचंद के पास? बेटे की मौत का गम कम करने के लिए फूलचंद की बलि चढ़ा दी। अगर इस फूलचंद को मारने से मेरा बच्चा लौट आता तो मैं इसे मारता और अपने इन हाथों से मारता। 13 साल का बच्चा था मेरा, सिर्फ 13 साल का। बेटे का बदला, कलेजे की ठंडक, ये जायज कारण है किसी को मारने या मरवाने के लिए। खुद भी शामिल थे इसमें? साथीदारों का नाम बोलो कपिल। मैडम, किसी को मारने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, नफरत लगती है। और मेरे बच्चे की मौत के बाद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं बची है। हाँ, नफरत है, और वो इतनी है कि इसके मरने से खत्म नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता था, सो मिला। मैडम, हम नहीं मारे इसे, हम कह रहे हैं आपसे, विश्वास कीजिए हमारा। क्या झूठ बोले हम? आपने इसी कुर्सी पर बैठकर मुझसे कहा था कि 10 साल से आप और आपके दोनों बच्चे फूलचंद जी के कांटेक्ट में नहीं थे। आपने बताया नहीं हमें कि 11 से 13 सितंबर तक लक्ष्मी यहीं थी, कानपुर में। हाँ थी तो, कौन सा झूठ बोले हम? पहले ये तो बताइए, हम झूठ कौन सा बोले? आपने कहा था कि लक्ष्मी और राजेश कभी अपने पिताजी से मिलते ही नहीं थे। हाँ, नहीं मिलते थे। तो क्या कानपुर में खाली उनके पिताजी रहते थे क्या? अरे हम भी तो रहते हैं, वो दोनों आते हैं हमसे मिलने। 11 और 13 सितंबर के बीच लक्ष्मी आई थी हमसे मिलने। तो फिर ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? चुप रहना, छुपाना, झूठ बोलना ही होता संध्या जी। छुपाना और चुप रहना होता होगा झूठ, पर क्या छुपाना? बेटी अपनी माँ से मिलने आई थी, क्या ये बताने वाली बात है? मुझे तो ख्याल भी नहीं आया इस बात का। फूलचंद जी हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ये समझना इतना मुश्किल है आपके लिए? अरे तलाक हो गया था हमारा। तलाक पति पत्नी के बीच में होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं। क्या ये बात सच नहीं है कि लक्ष्मी और राजेश ने अपने पिताजी से कोठी बेचने की बात की थी? की होगी, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर की भी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया। जो पूछना है आप हमसे अभी पूछिए फोन पर, या आप बेंगलुरु आइए। हम वहाँ आ ही नहीं सकते मैडम। लक्ष्मी आ रही है मुंबई से यहाँ। कूल, उससे पूछिए, हमसे पूछिए, सेम थिंग। बड़े बेटे हो, फादर को आग देने तक नहीं आए। हेलो प्लीज, मेरी पर्सनल लाइफ है। इतनी नफरत अपने फादर से? पर्सनल लाइफ मैम। और अगर आपको और कोई काम वाम नहीं है और मुझ पे कोई शक वक कर रही हैं तो प्लीज ये गोल गोल बातें करना बंद कीजिए। यहाँ आइए बेंगलुरु सबूतों के साथ और डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन प्लीज तब तक हमें डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों को और कोई नहीं मिला तो हमको फंसाने चले, सिर्फ इसीलिए कि 11 से 13 हम यहाँ कानपुर में थे। तुमने जॉब छोड़ा, तुम्हारे हस्बैंड ने जॉब छोड़ा, ऑनलाइन स्टार्टअप पोर्टल फेल हो गया, तुम लोग फंडिंग के लिए तुम्हारे फादर की कोठी बेचना चाहते थे। तो उनका मर्डर करके कोठी कैसे बिकती, बताइए। तुम हमें बताओ लक्ष्मी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तुम कानपुर में थी और अपने फादर से मिली भी थी? हम सिर्फ अपनी माँ के साथ थे और इस बीच ना ही हम अपने फादर से मिले ना ही उनसे बात की। वो दोनों आदमी कौन थे जो तुम्हारे फादर को मारने आए थे? हमें कैसे मालूम होगा? और फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फंडिंग की क्रंच है हमारी और वो हम लोन से पूरा कर रहे हैं, बैंक लोन जो अप्रूव भी है। तुम्हारे भाई के दिल में काफी नफरत भरी लगती है तुम्हारे फादर के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, रंजिश थी, गुस्सा भी था, लेकिन बचपन की सारी यादें इतनी भद्दी नहीं है मैडम। इस शहर में गुजरा था हमारा बचपन, माँ यहाँ रहती है इसलिए आते जाते हैं। और लास्ट टाइम सुन लीजिए, हम अपने फादर से नहीं मिले और ना ही हमने उन्हें मरवाया।
कुछ भी नहीं मिला? नो सर, राजेश और लक्ष्मी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। और सर उसके अलावा वो लोग कोई और नंबर्स यूज करते हो तो बात अलग है। एज ऑफ नाउ सब कुछ क्लियर है, जैसा कि सर ने कहा, कोई फुटप्रिंट नहीं मिले हैं। फूलचंद के घर के बाहर आसपास कहीं कोई सीसीटीवी? शायद वो दोनों बाबा कैप्चर हुए हों। गेरुए रंग का कपड़ा डाल रखा था, ऐसा बताया था मंजू ने। फूलचंद वर्मा के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए और उनमें कोई भी दो बाबा लोग नहीं दिखाई दे रहे। और अजीब बात तो यह सर कि इस मंजू के अलावा उन दो बाबाओं को किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या मंजू झूठ बोल रही है? कड़ी से कड़ी ग्रिलिंग हुई मंजू की। वही सवालों को घुमा घुमा कर उसके जवाबों को कंपेयर किया गया। क्राइम सीन को अनगिनत बार डिस्क्राइब करने को कहा गया। हमें लग रहा था कि शायद मंजू भी इस मर्डर की साजिश का हिस्सा हो सकती है। शक की सुई फूलचंद के दोनों चेलों पर भी थी, नितिन और मनीष। शायद किसी ने उन्हें मोहरा बनाया हो। शायद घर से निकले दो बाबा दरअसल नितिन और मनीष ही थे। क्या वाकई में ये सुसाइड ही था? क्या फूलचंद ने खुदकुशी की थी? सर फूलचंद की डायरी स्कैन की, इसमें केवल तंत्र मंत्र के पार्ट हैं जो शायद वो सालों से सीख रहा होगा। सब पूरी तरह से तो नहीं समझी, लेकिन इस डायरी के हर एक पार्ट में अलग अलग किस्म के पावर्स, उन पावर्स को हासिल करने के मंत्र और तरीके हैं। अलग अलग किस्म के पावर्स? जी सर, खुद की और दूसरों की लाइफ को देखने का पावर और इच्छाओं पर पावर, दुनिया से चले जाने का पावर, मौत को देखने का पावर, इसका भी जिक्र है सर। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फूलचंद ने अपनी मौत देखी, डेथ बाय सुसाइड। लेकिन सब फूलचंद के हाथों पे निशान थे, किसी ने उसे पकड़ के रखा था। तो किसी ने असिस्ट किया फूलचंद को? सर शायद मंजू को इसके बारे में कुछ पता हो, असिस्टेड सुसाइड के बारे में, क्योंकि मंजू के अकॉर्डिंग उसने घर से दो लोगों को निकलते हुए देखा था। आत्महत्या का प्लान, वो भी मिलकर? साहब आप लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 महीने हो गए हैं फूलचंद को गए हुए, लगभग 1 साल। अब और झूठ नहीं चलेगा मंजू। क्या तुमने वाकई उन दोनों बाबाओं को उस घर से जाते हुए देखा था, या हमें गुमराह कर रही थी किसी के कहने पर? कहीं वो दोनों मनीष और नितिन तो नहीं थे? मैडम कसम खा के कहते हैं मैडम, जब चाय पीकर हम वापस आए तो हमने देखा कि घर के पास से 2 बाबा लोग गुजर रहे थे। अब वो लोग घर के अंदर से आए थे या नहीं ये नहीं जानते हम, बस घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता है साहब, और हमने कोई गुनाह नहीं किया है साहब। 10 महीने पहले ये डायरी हड़बड़ाहट में हमने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। कुछ पन्ने हमसे छूट गए थे और इन्हीं पन्नों में से किसी एक पन्ने पर तुम दोनों का गुनाह छुपा हुआ है। क्या सर? तुम्हारे गुरुजी ने साफ साफ लिखा है इसमें कि वो सुसाइड कैसे करेंगे और तुम दोनों उनकी मदद कैसे करोगे। सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें। वो 2 बाबा लोग तुम दोनों ही थे ना? हाँ, तुम दोनों ने गुरुजी की सुसाइड करने में मदद की। या तुम दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की? नहीं सर, ना हमने गुरुजी को मारा है, ना उन्हें आत्महत्या करने में उनकी मदद की है। उस सुबह हम लोग 10 बजे पहुंचे हैं वहां पर। सर आप लोग ना मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं सर। उस सुबह 8 बजे हम लोग अपने अपने घरों में थे। और सर अगर गुरुजी हमें ऐसे कसम वसम भी दिलाते तो हम आत्महत्या करने में उनकी मदद नहीं करते सर। और रही बात इस डायरी की, सर आप लोग हमें फंसाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। अगर हम लोगों ने कांड किया होता, हम लोग बुड़बक है सर, इस तरह डायरी को पीछे छोड़ाते, ताकि आप 10 महीने बाद उसे पढ़े और हमारे छाती पे आके बैठ जाए। सर गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते सर, वो बहुत मजबूत आदमी थे, उनका जरूर किसी ने कत्ल किया होगा। तो कत्ल किसने किया? कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने गुरुजी का कत्ल किया और दरवाजा खुला छोड़ गए? नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? हाँ, कैसे नहीं मालूम? तुम दोनों चेले थे उनके? सर चेले वही जानते जो गुरु उन्हें बताए, और हमारे गुरुजी ने कभी ऐसी किसी दुश्मनी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। हम घूम फिरकर वापस कत्ल और सुसाइड के बीच की अंधी गली में खो से गए थे। नया सुसाइड वाला एंगल भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था।
पर अब ये केस लगभग 10 महीने बाद फिर एक बार रोशनी में आया और इस बार सुलझने के आसार नजर आने लगे। केस में ब्रेक थ्रू फूलचंद के बड़े भाई रघुवीर वर्मा की तरफ से आए। क्या आपकी बुआ के लड़के? जी, जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी। रघुवीर जी, 10 महीने बाद आप एकदम से ये दो नाम लेकर चले आए? हमारी बुआ जी सालों पहले परलोक से तार गई थी। फूलचंद उनके और फूफा जी केदारनाथ राठी से करीब था। 2 साल पहले फूफा जी भी चल बसे। उनके जाने के बाद इन दोनों भाइयों से हमारा कोई खास मेल मिलाप नहीं रहा। बस रिश्तेदारी है तो दोनों आ गए थे फूलचंद के अंतिम संस्कार में। पर ये दोनों फूलचंद जी को क्यों मारते? जितेंद्र और पुरुषोत्तम के पिताजी हमारे फूफा जी केदारनाथ राठी जी 2 साल पहले गुजर गए थे। जितेंद्र और पुरुषोत्तम की एक बहन है श्रेया, उसका पति सुरेश फूफा जी की मौत के कुछ महीनों बाद वो भी चल बसा। तो जैसे वो आए थे फूलचंद के लिए, हम भी गए सुरेश की बरसी में अभी 2 महीने पहले। लेकिन मारा क्यों? आप उन दोनों के नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ कहा हमसे जो हमको खटका। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिकं तं वन्दे विष्णुं। आप जाके पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। क्या कहने झेला, अब सुकून मिला। 2 महीने से सोच रहे हैं जितेंद्र ने ऐसा क्यों बोला। और ये चैन और सुकून वगैरह फूलचंद की मौत को लेकर था? हमने कहा ना आपसे, फूलचंद बुआ जी और फूफा जी से करीब था, पर पता नहीं क्यों वो दोनों जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद से नाराज थे। उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। फिर अचानक उस दिन उनके मुंह से वो बात सुनी, बस अटक गई दिमाग में। अब जाकर पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और आपको जरा भी भनक नहीं कि इन दोनों भाइयों की फूलचंद से क्या रंजिश थी? नहीं पता साहब, बस अंदर से लग रहा है कि उन दोनों ने कुछ किया हो सकता है। हम इन राठी भाइयों को बिना सबूत के उठाना नहीं चाहते थे। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में फूलचंद वर्मा के साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट सामने नहीं आया। न मौत की सुबह कोई फोन कॉल्स हुए थे और न ही पहले, जो किसी साजिश का अंदेशा दे सकते। फूलचंद वर्मा की कोठी के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हमने 10 महीने पहले निकलवाई थी, 2 बाबा की तलाश के लिए उसे फिर से देखा गया। इस बार जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी की तलाश में। ये दोनों थे साहब। हाँ, वो कितनी बार कह चुके हैं, हमने उन्हें पीछे से देखा था, चेहरा नहीं देखा था साहब। सफेद कपड़ा पहने हुए थे, वो गेरुआ कपड़ा कंधे पे रखा हुआ था, बाबा लग रहे थे साहब। सर, कुछ मिला है? ये देखिए। जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद की कॉलोनी के पास थे उस दिन 13 सितंबर 8:25। और ये दोनों फुटेज में इसलिए मिले क्योंकि पहले हम सिर्फ 2 बाबाओं को ढूंढ रहे थे, इन दोनों को नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। ऊपर से ना तो इन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए, ना ही गेरुआ कपड़ा लपेटा हुआ है। तो सब मंजू ने हमें झूठ क्यों बोला था कि उसने 2 लोगों को देखा था बाबाओं के भेष में? कहीं मंजू मिली भी तो नहीं है जो अभी तक हमसे झूठ बोलती आई है? देख मंजू, यहाँ पे केस जितना लंबा चलता है ना, कुटाई भी उतनी ही ज्यादा होती है झूठ बोलने के लिए। मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हमने उन्हें पीछे से ही देखा था। इन्होंने तो कोई बाबा वाले कपड़े नहीं पहने। कितने पैसे दिए इन दोनों ने तुझे झूठ बोलने के लिए? मैडम, अगर ऐसी बेईमानी से पैसे कमाने होते ना, तो इसे दूसरों के घर में काम करके अपना पीठ नहीं तुड़वाते। कैसी पूछताछ? हमने किया क्या है? ये माजरा क्या है? पहचाना कब की है और कहाँ की है? तो कहना क्या चाहते हैं आप? हम नहीं, ये सबूत कह रहे हैं कि तुम दोनों 13 सितंबर 2017 सुबह 8:25 पर तुम्हारे ममेरे भाई फूलचंद वर्मा के घर के आसपास थे। तो क्या? तो ये उसी दिन सुबह 8 बजे के आसपास
फूलचंद वर्मा की मौत हुई थी उसी के घर में। वही फूलचंद वर्मा जिसके साथ तुम दोनों की दुश्मनी थी। क्यों मारा? कत्ल के बाद तुम दोनों सफेद कपड़े और गेरुआ लपेटे वहां से निकले और बीच में ही कहीं कपड़े बदले। उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाया हमने। अब तुमसे भी सच निकलवाएंगे। कुटाई जिंदगी भर की गारंटी के साथ आएगी, कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। हार मानते हैं फूलचंद भैया, मदद करो, दया करो हमें। बचा लो हमको फूलचंद भैया, हाथ जोड़ते हैं आपके। फूलचंद भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर तांत्रिक बने, वैसे भी हमारा कुछ लेना देना रहा नहीं। लेकिन फूलचंद भैया ने पिताजी का माथा घुमा दिया था, पूरी तरह सर वश में कर लिया था। फूलचंद भैया आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे आप। आपने बाबूजी का दिमागी घुमा दिया, दिन रात पगलाने रहते। जितेंद्र, पुरुषोत्तम, ये पागलपन नहीं, ये विद्या है। अरे विद्या विद्या नहीं चलेगी इस घर में, ये जादू टोना ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझा आप? चलिए। जितेंद्र, तुम्हें क्या लग रहा है हम फूफा जी का वशीकरण कर रहे हैं? इस घर में बुरी शक्तियों को बुलवा रहे हैं। अच्छी शक्तियां भी नहीं चाहिए हमको, हम जैसे बहुत खुश हैं बस। आप पिताजी के दिमाग में कुछ ना कुछ डब भर देते हो और वो पगला जाते हैं। ये सब मत कीजिए फूलचंद भैया, मत कीजिए सब। आज के बाद इस घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है आपके लिए। चलिए चलिए, निकलिए, जाइए। चलिए। बहुत गुस्सा दिखा रहे हो। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो समझ काहे नहीं रहे हैं? पुरुषोत्तम, गुस्सा ना शैतान का अरे हथियार। बस, ये परपंच नहीं चाहिए हमें। अरे इन परपंचों ने पूरे घर के सुकून को खत्म कर डाला, बर्बाद कर डाला। चलिए। जितेंद्र, बर्बादी तो तुम्हारा अहंकार लाएगा और वो दिन दूर नहीं है। हमको दिख रहा है सब कुछ। तुम स्वयं इस घर की शांति को भंग करोगे। हमारे घर में खड़े होकर हमारी बर्बादी चाह रहे हो? हैं? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भंग कर देंगे हम। चलो। अब जो भंग हुआ है, बहुत कुछ भंग किया है तुमने। अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया है तुमने। हमको धकेला ना यहां से। अब देखना तुम हमारे पास ही आओगे, तुम दोनों हमारे पास ही आओगे। शराब दिया हमें और हमें बर्बाद करने की सारी कोशिशें की। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए था, बस वो आया हमारी जिंदगी में, उधम मचा के चला गया। कुछ ही हफ्तों में पिताजी चल बसे, एकदम से। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। उसके 2 महीने बाद हमारी बहन श्रेया भी विधवा हो गई। सुरेश जीजा जी भी गए एकदम से, कोई बीमारी नहीं थी। 2 महीने में 2 मौतें हुई परिवार में। और फिर शुरू हुआ हमारे धंधे पे घाटा, घाटे पे घाटा, एकदम से। बुरे से बुरे दिन देखने पड़े हमें। भैया, फूलचंद का श्राप याद है तुम्हें? अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया है तुमने। जादू टोना कर डाला था हमारे घर पे। जिस चीज में खुद विश्वास नहीं रखते थे, इस तरह से बदला लिया जितेंद्र। शुरुआत उसने की। वो जादू टोना था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बर्बादी हुई, काफी हुई। इससे पहले कि वो हमें पूरी तरह बर्बाद करता, हमने खुद ही खत्म कर दिया उसे। आओ, हम धक्का नहीं देंगे तुम्हें जैसे तुमने दिया था। बिजनेस बैठ गया है फूलचंद भैया। बाबूजी गए, जिया जी गए। हमसे गलती हो गई फूलचंद भैया, हमको क्षमा कर दो।
हमने आपका अपमान किया, माफ कर दो हमको। ठीक है, तुम्हें मन से पछतावा है, यही बड़ी बात है। हमें कोई गुस्सा या दुश्मनी थोड़ी तुम्हारे ऊपर। हम सजा देने वाले, क्षमा करने वाले कौन होते हैं? रही बात मुश्किलों की, तो करेंगे, तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ये शुद्धिकरण तुम्हारे घर से, तुम्हारे मन से, दिल से उन सभी बुरी शक्तियों को भगा देगा जिन्होंने डेरा डाल रखा है। अब आएगी खुशहाली तुम्हारे पास, दौड़ कर आएगी, देखना। पूजा बीच में नहीं उठना, बैठो 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 बैठो। तुम हमें दुनिया से उठाने के चक्कर में थे ना फूलचंद भैया। आज कुछ नया करते हैं। आज हम तुम्हें उठाएंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम बुलाओ अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को तुम्हें बचाने के लिए। अरे पागल हो गए क्या? फिर देखते हैं तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी ताकतें तुमको कैसे आती हैं बचाने के लिए। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? समझ नहीं रहे हो तुम, गलत हो जाएगा बहुत। आपको सबकी जिंदगी सबकी मौत दिखाई देती है ना, आज अपनी मौत देखो। हाँ, देखो टोटका शुरू करो फूलचंद भैया, टोटका शुरू करो। कौन है? गुरुजी, हम मंजू। मंजू, वो जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। 10 मिनट बाद आना। जाप करो, जाप। फूलचंद को मार के अच्छे दिन लौट आए हैं तुम्हारे? हमारा मकसद अच्छे दिन वापस लाना नहीं था सर। हम कभी अच्छे दिन बुरे दिन के हिसाब से नहीं चलते थे। बस उसका हमारे घर आना और ये सब चीजें करना कोई जरूरी नहीं था। हम तो नहीं गए थे उसके घर कि हमारे लिए अच्छे दिन ले आओ। उसने खुद हमारे बाबूजी का दिमाग खराब कर दिया था, जबकि बाबूजी की लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही थी और उस फूलचंद की डामाडोल। खुद की जिंदगी में तंत्र मंत्र करना चाहते थे तो करते, हमारे घर में क्यों? कानून का एक ही मंत्र है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने इस मंच से 1000 बार कहा है, कई और लोग भी दूसरे मंचों से यही बात कहते आए हैं कि जिंदगी में ऐसा कोई भी चमत्कार या जादू नहीं होता जिसे किसी तंत्र या मंत्र से हासिल किया जा सके। अगर किसी के पास जिंदगी संवारने की ताकत है तो वो आप खुद हैं। किसी दूसरी ताकत की तलाश में इन पाखंडियों के दरवाजे खटखटाना ना सिर्फ बेवकूफ़ी है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स and enjoy watching the videos.